हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं मोहित गुप्ता आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है। मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी जो है वो आपके राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 7 मार्क्स की यूनिट है। मतलब आउट ऑफ 56 मार्क्स 7 मार्क्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी के हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपके बुक में 4 चैप्टर इंक्लूड है। वो 4 चैप्टर आपके सामने हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसको आप बोलते हो विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर सेकंड जिसको आप बोलते हो गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर थर्ड विद्युत विभव और चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा। ये चारों चैप्टर मिलाकर के ही यह फर्स्ट यूनिट बनती है, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये ही कितने मार्क्स के, चारों मिला के, चारों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के बच्चों, 7 मार्क्स के हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में इन 4 चैप्टरों की स्टडी करने वाले हैं, इन 4 चैप्टरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। पर चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। देखो बच्चों, नाम से दिख रहा है स्थिर प्लस वैद्युतिकी। वैद्युतिकी का मतलब जहां विद्युत क्षेत्र होगा, और ये होता है आवेश के कारण। सुनते जाना अच्छे से, विद्युत क्षेत्र वहां होता है जहां आवेश उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों? स्थिर का मतलब भैया यहाँ पे स्थिर अवस्था से है कि स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर अवस्था में रहते हैं कौन? आवेश। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी है, उसका नाम स्थिर वैद्युतिकी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें आवेश हमेशा किस अवस्था में रहते हैं? स्थिर अवस्था में रहते हैं, अर्थात आवेश गति नहीं करते। तो इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हुई बच्चों कि हम 1 से 4 चैप्टर तक या पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी में आवेश को हमेशा स्थिर अवस्था में रखेंगे, कभी भी आवेश को गति नहीं करवाएंगे। क्योंकि गति करवाने के लिए हमारे अगली यूनिट आ रही है धारा वैद्युतिकी, जहां हम बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इस आवेश को गति करवाते हैं। तो जब गति करवानी होगी तब हम अगले यूनिट पे चलेंगे। अभी हमें आवेश को क्या रखना है स्टूडेंट्स? स्थिर रखना है। तो इसलिए हम किसकी बात करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी की बात करते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि इस पूरी यूनिट में हम आवेश को स्थिर अवस्था में रखकर अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र या जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये एक तरीके से बेसिक है इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। स्थिर वैद्युतिकी की एक बेसिक है, एक बेस है पूरा फर्स्ट चैप्टर। इस बेस में छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ोगे आप, छोटे छोटे यूनिट्स पढ़ोगे आप, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में भी हमने कहा, क्या कहा कि आवेश, हमने अभी भी एक बात बोली बच्चों कि आवेश स्थिर होता है। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे माइंड में ये बनता है कि आवेश क्या भला है सर, ये आवेश होता क्या है?
जिसके बारे में आप इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे यूनिट में हमें बताना चाहते हो कि आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। तो हम हमारा फर्स्ट पॉइंट ही लेने वाले हैं कि आवेश होता क्या है। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग ही है बच्चों विद्युत आवेश, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों चार्ज। ठीक है, अब सुनिए अच्छे से, बड़ी अच्छी सी गाथाएं गाएंगे हम। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपका चैप्टर नहीं गाएंगे, गाथा मतलब चैप्टर ही गाएंगे। सुनो क्या है, अच्छे से सुनिएगा विद्यार्थियों। आवेश को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो आवेश वह गुणधर्म है, किसी पदार्थ या किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र, जो कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझना विद्यार्थियों, उत्पन्न करता है। मैंने क्या कहा आपसे बच्चों, मैंने ये कहा कि आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु पदार्थ का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा जो भी इसके प्रभाव होंगे जो हम पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में, इसके प्रभाव का अनुभव करवाता है या अनुभव करवाता है, करता है। तो बच्चों मैंने वापस सुनना एक बार, हमने क्या कहा, आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र, जो कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, एवं चुंबकीय क्षेत्र जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 5 और 6 चैप्टर्स में, उनको उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव को अनुभव करवाता है। प्रभाव को अनुभव करवाने का मतलब इन विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सभी प्रभावों को ये फील करवाता है, अनुभव करवाता है। ठीक है, ये चीज हुई। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं आपसे एक छोटी सी बात कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो भैया स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। कौन सी शाखा है जिसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है बच्चों, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे फिजिक्स की अलग अलग शाखाएं होती हैं भौतिक विज्ञान की, ऊष्मागतिकी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स हो गया, प्रकाशिकी, वैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कह दिया, वापस आवेश पे आ जाइए कि भैया ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव को क्या करवाता है, अनुभव करवाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है विद्यार्थियों, पॉइंट ये आ रहा है कि इस आवेश को देखा कैसे गया। भाई आवेश ऐसा तो था नहीं कि ऑटोमेटिक आपको आज ही मिल गया। कई साइंटिस्टों ने प्रयोग किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, और उन एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोग के थ्रू हमको किसके बारे में पता चला होगा कि आवेश भी कुछ होता है। यस या नो, सही बात है। अब हम थोड़ी सी चर्चा उसी के बारे में कर लेते हैं, सुनना अच्छे से भैया। सबसे पहले जो इसके बारे में कहा वो एक महान वैज्ञानिक जी आए जो कि यूनान के थे, और यूनान के वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। और उन जो यूनान के थेल्स नामक वैज्ञानिक जी थे, उन्होंने बच्चों क्या किया, उन्होंने क्या सुनना, उन्होंने एक अंबर पदार्थ लिया और इस अंबर पदार्थ को ऊन से, ऊन जानते हो सभी, ऊनी वस्त्र से रगड़ा। और जैसे इस ऊनी वस्त्र से रगड़ा, देखो ये चीजें वापस समझना, ये चीजें साइंटिस्ट कर चुके पहले, जो उन्होंने किया ना उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम क्या क्या किया था और उसका क्या क्या रिजल्ट निकला था। समझ रहे इस बात को। तो भैया यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स जी, उन्होंने क्या किया, अंबर पदार्थ को
ऊनी वस्त्र से रगड़ा। जैसे उन्होंने अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो फिर बाद में उन्होंने ये देखा, अब इस अंबर को जैसे कोई छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, जैसे सपोज करो कागज का छोटा सा टुकड़ा हो गया या कोई धूल का छोटा सा कण हो गया, जो भी छोटे छोटे से टुकड़े थे उनके पास लेकर गए इस अंबर को, तो ये क्या करता है, छोटे कणों को आकर्षित करने लग जाता है। ये क्या करने लग गया, छोटे कणों को आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चों फिर समझना मैंने क्या कहा, एक चीज एनालिसिस फिर करना, जब तक मैंने इस अंबर को ऊनी वस्त्र से नहीं रगड़ा था उससे पहले तक वो इन कणों को आकर्षित नहीं कर रहा था, पर जैसे इस अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया और रगड़ने के बाद इन छोटे छोटे कणों, कागज के टुकड़े या धूल के कणों के पास ले जाया गया, वैसे वैसे ये क्या करने लग गए, उन कणों को आकर्षित करने लग गए। फिर बाद में इन्होंने एनालिसिस किया कि इसका मतलब इस अंबर में कोई ना कोई गुण उत्पन्न हो गया जिसकी वजह से ये इन कणों को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। वो गुणी क्या था बच्चों, विद्युत आवेश था। वो गुणी क्या था बच्चों, विद्युत आवेश था। कहने का मतलब ये हुआ, उन्होंने छोटा सा एनालिसिस क्या देखा कि इसका मतलब पहले वो जो अंबर था उसमें आवेश नहीं आ रहा था, आवेश का गुण नहीं उत्पन्न हुआ था, पर जैसे उसको किसी वस्तु से रगड़ा गया तो उसमें क्या उत्पन्न हो गया, आवेश का गुण आ गया, जिससे वह अन्य वस्तुओं को, छोटे छोटे कणों को क्या करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंबर है अब कैसा हो चुका है, आवेशित। अब कैसा हो चुका है, ये आवेशित, विद्युतमय हो चुका है, विद्युतमय हो चुका है, क्योंकि इसके पास क्या उपस्थित हो चुका है, आवेश। अब समझिएगा बच्चों आगे, अगर मैं कहूं ये अंबर आवेशित हो चुका है, तो बच्चों अंबर को क्या था, इस अंबर को ही ग्रीक भाषा में, इस अंबर को ही ग्रीक भाषा में कहा जाता था इलेक्ट्रॉन। इस अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता था, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पता है आपको क्या होता है, एक आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तरीके का आवेश। इसी वजह से बोला गया कि इसमें क्या उत्पन्न हो चुका है, एक तरीके का आवेश उत्पन्न हो चुका है, और इसके प्रभाव से वहां क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा कहने का शॉर्ट टर्म ये था आपके सामने कि यूनान के जो वैज्ञानिक थे थेल्स जी, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अंबर और ऊनी वस्त्र को रगड़ा था, जिससे अंबर क्या हो गया था, आवेशित, विद्युतमय हो गया था। इस आवेशित होने की वजह से ही ये छोटे छोटे कणों को क्या कर रहा था, आकर्षित, मतलब आकर्षण का बल लगा रहा था। और ये बल किसकी वजह से लग रहा था, इस आवेश की वजह से लग रहा था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद बच्चों सुनना अच्छे से, इसके बाद एक साइंटिस्ट जी आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सुनना अच्छे से, एक साइंटिस्ट जी आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो फिर बाद में एक बार स्टार्ट कर दिया, एक बार थेल्स जी ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते गए, क्योंकि सभी साइंटिस्ट का फोकस फिर आवेश पे हो गया। एक साइंटिस्ट जी है बेंजामिन फ्रैंकलिन जी, उन्होंने क्या कहा, जब एक्सपेरिमेंट हुए उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज्ड, और एक होता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज्ड। तो आपसे अगर मैं एक नंबर का ही क्वेश्चन पूछ लूं कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने दिया। या आवेश के प्रकार को बताया किसने सबसे पहले, तो किसने बताया बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि आवेश दो टाइप के थे।
पहला कौन सा, धनात्मक आवेश, और दूसरा कौन सा, ऋणात्मक आवेश। अब सुनो ये आवेश कैसे धनात्मक और ऋणात्मक एनालिसिस हुआ। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बात और कही गई कि अगर दो पॉजिटिव, डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर दो धनावेश एक दूसरे के पास होंगे तो वो एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। और दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक धनावेश एक ऋणावेश, एक दूसरे के पास होंगे तो वो एक दूसरे को कैसे क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब समान जाति के, इसलिए इसको हम बोलते हैं सजातीय आवेश। ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, नेगेटिव ऋणात्मक है, मतलब विजातीय आवेश। तो जब सजातीय आवेश होंगे, समान आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश हो तो वो एक दूसरे को क्या करते थे, आकर्षित। ये कैसे हुआ कि समान आवेश प्रतिकर्षित कर रहे हैं और विपरीत आवेश आकर्षित कर रहे हैं? इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे। उस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये प्रूफ हुआ बच्चों कि सजातीय आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब दूर भगाना, रिपल्स करना। और विजातीय आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब पास लाते हैं। अब मैं प्रयोग पे आ जाता हूं थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो उस प्रयोग को देखो, यहां ये सारी बातें इस प्रयोग के आधार पे ही हुई थी, उस प्रयोग को देखो। लेकिन मेरी बात एक समझना बच्चों, ये प्रयोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं आवेश के बारे में। वो ये है कि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो अचर राशि होती है। अचर का मतलब इसका कोई लॉस नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं, समझना इस पॉइंट को, मैं बाद में भी समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, आवेश क्या होता है, अचर। जबकि जो द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान जानते हो ना, मास m, वो अचर नहीं होते। कहने का मतलब यह है, द्रव्यमान तो परिवर्तित हो सकता है परंतु आवेश परिवर्तित नहीं हो सकता। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, वैसे इसको मैं बाद में लेता, पर अभी आ गया पॉइंट तो सुन लीजिए इस एग्जांपल को, अच्छे से सुनना बच्चों। जैसे ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ये इस पोजीशन A पर है, ये अगर गति कर रही है यहां पर v वेग से, तो कुछ समय पश्चात ये कहीं यहां पर होगी। तो इस स्थिति में B पोजीशन पर, ध्यान रखना, B पोजीशन पर इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा अगर ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। जबकि अगर इसका आवेश यहां Q है तो यहां पर भी Q ही रहेगा, मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ है। वो फॉर्मूला होता है एक m, जो भी मैं बाद में भी लिखूंगा, m/1 माइनस √v²/c², जहां ये v है स्थिर अवस्था का द्रव्यमान। स्थिर अवस्था का मतलब जब वो यहां पे था कण, जब वो गति करना प्रारंभ नहीं कर रहा था। ये जो था वो था भैया द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, इसको मैं m' लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो अगर वेग है, c का मतलब आप जानते हो, c का मतलब होता है प्रकाश की चाल, जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैंने इसको अभी इसलिए नहीं छेड़ना चाहता था कि बाद में ये आएगा, हम पॉइंट में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना था क्योंकि यहाँ पे आप आवेश पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहता था कि आवेश कभी चेंज नहीं होता, जबकि द्रव्यमान टाइम के रेस्पेक्ट में वेग के साथ परिवर्तित होता है। क्योंकि देखो यहाँ वेग आ गया तो द्रव्यमान बदल रहा है, ये स्थिर अवस्था का है और ये गतिशील अवस्था का है, जब वो गति करना प्रारंभ कर चुका है। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोलना चाहता हूं कि द्रव्यमान चेंज हो सकता है, बस ये ध्यान रखो ओनली, ये सब अपन बाद में करेंगे।
जबकि आवेश अचर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं आगे, मैं एक प्रयोग कर लेता हूं, उसके बाद हम आवेश की मात्रक यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। वो प्रयोग क्या था वो सुनिए। इस प्रयोग में ये था विद्यार्थियों कि एक ली गई थी कांच की छड़, ठीक है बच्चों, एक क्या ली गई थी कांच की छड़। ये एक्सपेरिमेंट था कि साइंटिस्ट द्वारा किया गया था। तो बच्चों इसमें क्या था, एक कांच की छड़ ली गई थी जिसको, थोड़ा सा दिक्कत आ गई टेक्निकल, जिसको मैंने क्या किया था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। सुनिएगा अच्छे से, कैसे समझना एक चीज। मैंने फिर कहा, अभी अभी जब हम आगे पढ़ेंगे आवेशन की विधियां कि कैसे आप आवेश उत्पन्न कर सकते हो। ये कांच की छड़ है, ये कोई रेशम का कपड़ा है, ठीक है बच्चों। अभी मैंने इनको नहीं रगड़ा तो इनमें कोई आवेश नहीं आया। ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, मतलब ये अब किसी को भी आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, ये भी किसी को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। अब मैंने क्या किया, आवेशन की एक विधि में आता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, रगड़ना। घर्षण हो गया मतलब रगड़ा। तो मैंने क्या किया, इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ा। अब रगड़ने के बाद जैसे मैंने इस कांच की छड़ को लटकाया तो मैंने देखा, देखो जैसे ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, रगड़े, तो क्या हुआ, इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, इस रेशम के कपड़े पर। इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच चुके, रेशम के कपड़े पर। तो मुझे बताइए, जहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाएंगे, जैसे लटका दिया गया है और ये कोई कांच की छड़ है, ये क्या है बच्चों, कोई कांच की छड़ है। और जैसे मैंने, ये रेशम का कपड़ा था कोई, तो मैंने क्या कहा, रगड़ा दिया। तो आपने कहा है कि अभी अभी कि यहां से इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां चुके कपड़े पर, तो कपड़े पे कौन सा आवेश आएगा बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब कांच की छड़ कैसे आवेशित हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। और रेशम के कपड़े पे कैसा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कहां जा चुका है, रेशम के कपड़े पर जा चुका है। इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही यहां पर क्या उत्पन्न हुआ है बच्चों, आवेश। ठीक है, अब सुनिए आगे। इसके बाद क्या किया गया, ये करने के बाद हमने एक और कांच की छड़ ली और एक और रेशम का कपड़ा लिया, उनको भी आपस में क्या किया, रगड़ा। फिर क्या हो जाएगा, कांच की छड़ पे पॉजिटिव और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव। जो देखिए फिर से मैंने क्या कर दिया, ये किया, तो फिर से रेशम के कपड़े पर नेगेटिव, कांच की छड़ पे पॉजिटिव। अब मैं क्या कर रहा हूं वो सुनना, इस कांच की छड़ को दूसरी वाली कांच की छड़ के संपर्क में ला रहा हूं, जो कैसी हो चुकी है, पॉजिटिव। ये एक और कांच की छड़ है। अब समझो क्या होगा, मुझे बताइए आप। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया, यहां पे फिक्स है। मुझे बताइए क्या होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इस वजह से देखो ये छड़ जो ऐसी है वो इससे प्रतिकर्षित तो दूर जाएगी, तो ऐसी होगी कि नहीं हो जाएगी। देखो ये सिरा पहले इसके पास में है, प्रतिकर्षित हो तो क्या हो जाएगा, इससे दूर चले जाएगा, तो ये ऐसे घूमने लग जाएगी, ऐसे थोड़ा दूर भग जाएगी छड़, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा ये। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब हमने ये देखा, समझना, मैंने अभी भी कहा था आवेश दो प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश। मैंने अभी भी ये भी कहा है कि समान प्रकृति के आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों, वो रीजन अब दे रहा हूं मैं। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि ये इसको दूर भगा रहा है, और हमको ये भी पता चल गया कि इस कांच की छड़ में जो आवेश है वो इसमें है, क्योंकि दोनों को सेम चीज से तो रगड़ा है हमने। जो इस आवेश इसमें उत्पन्न होगा वो इसमें उत्पन्न होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलते हैं, फिर मैंने एक और लिया, मैंने एक एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़, और इसको रगड़ा बिल्ली की खाल से।
किससे बच्चों? मैंने क्या ली? एबोनाइट की छड़ ली, जिसको किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। जैसे मैं इसको रगड़ता हूं, समझिएगा अच्छे से, तो ये कोई फिक्स कर दिया गया सतह, ये वही एबोनाइट की कोई छड़ हो गई। अब ये एबोनाइट की छड़ आ चुकी है यहाँ पे, और इसको मैंने वही कोई बिल्ली की खाल थी उससे रगड़ दिया गया। ये बच्चों फिर सुनना, ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको पढ़ रहे हैं हम, जो साइंटिस्ट ने किया ना उसको पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। तो ये देखा गया कि अब जो था, अब ये एबोनाइट छड़ हो चुकी है, बिल्ली की खाल हो चुकी है, रगड़ा। अब क्या हो रहा था? बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन इस छड़ को दे रही थी, उल्टा इसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। सही है यहाँ तक? फिर मैंने वही काम फिर किया। क्या किया? एक और एबोनाइट की छड़ ली, एक और बिल्ली की खाल ली, रगड़ा। रगड़ते ही उस दूसरे एबोनाइट की छड़ को मैं यहां लेकर आ गया। ये एक और एबोनाइट की छड़ आ गई। तो आपको पता है कि हमने इन दोनों एबोनाइट को समान बिल्ली की खाल से रगड़ा है, तो दोनों में समान प्रकृति उत्पन्न होगी नहीं होगी, और होते ही इसने फिर इसको क्या कर दिया? प्रतिकर्षित कर दिया, इस वाले को इधर कर दिया। इससे एक चीज पता चली बच्चों, समझना, इससे एक चीज क्या पता चली कि दोनों में समान प्रकृति थी आवेश की, और दोनों एक दूसरे को दूर भग रहे हैं। इसका मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूर भगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रूफ हो गया पहली चीज। आकर्षण की चीज, हम जो आकर्षण प्रूफ करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट क्लास थी ये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे का।